बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वीक 4 का नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको वेलकम कहते हैं। इस सेशन के अंदर हमने डिस्कस करना है कि ऑक्शन मॉडल्स जो हैं ऑनलाइन वो किस तरह के अवेलेबल हैं और उनकी फंक्शनिंग जो है वो कैसी होती है। दो तरह के मेनली जो हैं आप ऑक्शन मॉडल वो यूज़ होते हैं। एक तो उसको फॉरवर्ड ऑक्शन मॉडल कहते हैं और दूसरा जो है उसको रिवर्स ऑक्शन मॉडल कहते हैं। तो दो तरह के ऑक्शन मॉडल यूज़ होते हैं। तो इन दोनों के कुछ आपस प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा देख लें। द वेब ऑफर्स मैनी काइंड ऑफ ऑक्शन साइट्स दैट सच other auction sites to pinpoint the lowest price on an available item. Auction sites act as forums through which internet users can assume the role of either seller or bidder. ज़ाहिर है जब आप इस तरह की ऑनलाइन वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं तो फिर दोनों तरह का रोल आप अगर आपने चीज़ बेचनी है तो फिर सेलर का रोल है, अगर खरीदना चाहते हैं तो बिडर का रोल है, बिड कर सकते हैं उन वेबसाइट्स के ऊपर। तो जो भी आपका आप रोल सेलेक्ट करना चाहें, जिस तरह की आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आप इसको देख सकते हैं। Auction have been highlighted as one of the new business models for the internet. It involves determination of the basis for product or services exchange between buyer and seller according to particular trading rules. Types of auction. The various types of auctions are as follows: forward, upward और इंग्लिश ऑक्शन मॉडल। जो फॉरवर्ड ऑक्शन मॉडल है ना, जो पहले भी डिस्कस मैंने किया है, उसको अपवर्ड भी मॉडल भी कहते हैं और उसको इंग्लिश ऑक्शंस भी कहते हैं। ये इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरा जो है वो रिवर्स ऑक्शन मॉडल है। किस तरीके से काम करता है? these are the types of auction available in consumer sites such as eBay. eBay जो वेबसाइट है वो नॉर्मली इस मॉडल को यूज करती है। For this type of auction, seller sets the rules and the timing and then invites the potential bidders. सेल करने वाला वो रूल्स भी डिफाइन वही करता है, टाइमिंग भी वही डिफाइन करता है, फिर बिडर्स को इनवाइट करता है। This type of auction is also called an open auction since the bids are publicly announced. यानी कि ये इसको ओपन ऑक्शन मॉडल इसलिए भी कहते हैं कि आपकी जो बिड्स हैं, बिड्स जो हैं वो जनरली फिजिकली जो जिस तरह की बिडिंग होती है वो ऑनलाइन भी इसी तरह की बिडिंग होती है। आपकी जो बिडिंग है, जो बिड की जाती है वो पब्लिकली अवेलेबल होती है, लोग इसको देख सकते हैं। इन ए मिनिमम बिड इज द प्राइस एट विच द ऑक्शन बिगिंस। वो जो मिनिमम प्राइस है वो बिड की प्राइस है जिससे ऑक्शन जो आप ओपन करते हैं, इसको तो ऑक्शन ओपनिंग। तो ऑक्शन ओपनिंग के अंदर आप जो चीज सेल कर रहे हैं उसकी मिनिमम कोई ना कोई प्राइस सेट करते हैं, तो वो उसको कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द ऑक्शन। इफ नो bidders are willing to pay this price, the item is removed from the auction and not sold. अगर से आपके 10 20 50 100 बिडर्स हैं जो उस वक्त बिड कर रहे हैं, ऑनलाइन बिड करना चाह रहे हैं, बिड कर रहे हैं, लेकिन जब उनके सामने मिनिमम प्राइस जो है वो एक आइटम की वो जो रखी गई है वो अगर फॉर एग्जांपल किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है और वो कोई भी उसको मिनिमम प्राइस पे भी नहीं लेना चाहता, तो वो जो आइटम है वो ऑक्शन से विथड्रॉ की जाती है, रिमूव कर ली जाती है। और ये रूल है कि अगर मिनिमम प्राइस पे ऑक्शन का जो फॉरवर्ड मॉडल है उसके अंदर कोई भी बिड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है उसको आप रिमूव करेंगे। इन सम ऑक्शंस ए मिनिमम बिड इज नॉट अनाउंस्ड बट द सेलर कैन एस्टेब्लिश a minimum acceptable price called as reverse price or simply reverse। ये हो सकता है कि आप इसमें ना भी करें, उसको अनाउंस ना भी करें, लेकिन जो सेलर है वो उसको मिनिमम प्राइस कोई ना कोई सोच सकता है कि मैंने ये मिनिमम प्राइस इसकी ये जो है ना इसकी इससे कम पे मैंने नहीं शेयर करना। द फॉरवर्ड ऑक्शंस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर इफेक्टिव प्राइस डिस्कवरी इन द मार्केट। यानी कि जब आप एक चीज़ को प्रेजेंट करते हैं बिडर्स के सामने, तो बिडर्स जो हैं वो उसकी अपने तरीके से जो है ना वो प्राइस को सेट कर रहे होते हैं। तो एक किस्म की डिस्कवरी ऑफ प्राइस, एज ए डिस्कवरी ऑफ प्राइस भी ये मॉडल यूज होता है। इनकी पब्लिकली अगर अब ये जज करना चाहते हैं इस आइटम की कितनी प्राइस हो सकती है, पब्लिकली इसकी किस तरह की डिमांड है, किस तरह की इसकी प्राइस हो सकती है, हाउ मच वन कैन पे अगेंस्ट दिस आइटम। तो यानी कि इसको डिस्कवर करने के लिए भी ये मॉडल यूज होता है, क्योंकि ओपन बिडिंग है तो हर बंदा जो है वो इसको बिड कर सकता है और प्राइस इसकी अनाउंस कर सकता है एज ए बिडिंग।
English auctions have drawbacks for both sellers and bidders because the winning bidder is only required a bid a small amount more than the next highest bidder. Winning bidders tend to not to bid their full private valuations, which prevents sellers from obtaining the maximum possible price. फॉर एग्जाम्पल इसमें एक ये ड्रॉबैक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा इसकी 100 रुपया प्राइस सेट करता है ना, 100 रुपये 100 रुपीज। दूसरा इसकी प्राइस जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल 105 रुपये कह देता है। कोई चौथा 110, 115, 120 तक जाते हैं लोग पब्लिकली है। तो अब उसके बाद कोई भी अनाउंस नहीं कर सकता, हो सकता है वो वर्थ जो है उसकी वो उससे ज्यादा हो, 150 तक वर्थ हो उसकी। लेकिन वो फिर ज़ाहिर है उस तरीके से फुल उसकी प्राइस जो उसको पे नहीं होगी। और हो सकता है 100 से बिड स्टार्ट हुई है तो 150 से पहले ही 130 या 120 पे वो क्लोज हो जाए कोई, और उसको उससे ऊपर ना जाए और थोड़ा सा स्मार्ट जंप के साथ लोग ऊपर जाए। तो ये एक किस्म की यानी कि ड्रॉबैक है, फिर फुल प्राइस उसको नहीं मिलेगी। हो सकता है उसकी प्राइस एक्चुअली 150 हो लेकिन बिडिंग के अंदर वो 130 से ऊपर को कोई पे नहीं कर रहा। Bidder risk becoming caught up in the excitement of competitive bidding and then bidding more than their private valuations. This psychological phenomenon is called as winner's curse. ये एक दूसरा ड्रॉबैक, पहले जो है वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉबैक है, उसको प्राइस अच्छी नहीं मिलती। और दूसरा ये ड्रॉबैक जो है ये है कि इसके अंदर जो बायर है, लेने वाला जो है वो भी साइकोलॉजिकली प्रेशर के अंदर आके कभी-कभी हायर बिड जो है वो उसको अनाउंस करता है, जो कि एक्चुअली वो उसकी जो बिड है वो कम भी हो सकती है। इन एक्चुअल प्राइस से बहुत ज़्यादा भी बिड बिड कभी-कभी अनाउंस हो जाती है। कंपटीशन के दौरान एक्साइटेड होके जो लोग हैं, जो बायर हैं वो उसको साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर समझ ले आके उसको ज़्यादा प्राइस जो है वो अनाउंस कर देते हैं। और इस जो फिनोमेना इसको कहते हैं विनर्स कर्स, दिस इज कॉल्ड विनर्स कर्स। तो ये दोनों तरह से इसके टू सम एक्सटेंट जो है ना वो इसके जो है वो ड्रॉबैक्स हैं, टू सम एक्सटेंट आप इसको कह सकते हैं, लिमिटेशंस कह लें इसको, ड्रॉबैक्स कह लें। तो ये दो हैं, एक जो सेलर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि कभी-कभी उसको सही प्राइस नहीं मिलती, स्मॉल जंप के साथ ऊपर बिडिंग हो रही होती है और थोड़ी सी ऊपर जाके रुक जाती है और उसको अच्छी प्राइस नहीं मिलती, एक्चुअली उसकी प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए। और जो बिडर होता है, जो बायर जो बिड कर रहा होता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो लिमिटेशंस है या जो एक ड्रॉबैक है वो ये समझिए उस ड्रॉबैक को कि जो बिडर है, बिडिंग करने वाला है, वो एक्साइटेड होके बिडिंग हो रही है, वो एक्साइटेड होके एक कंपटीशन के एनवायरनमेंट के अंदर एक्साइटमेंट के अंदर आके और वो जो है ना साइकोलॉजिकली एक ज़्यादा प्राइस कर देता है अनाउंस। अगर किसी ने 100 की तो उसने आके 120 कर दी, फिर किसी ने 150 कर दी, किसी ने 200 कर दी, ऐसे। तो इस तरीके से यानी कि जो बायर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी उसको प्राइस जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ती है, जो कि एक्चुअली इतनी प्राइस होती नहीं है आइटम की, लेकिन ये एक्साइटमेंट के अंदर आके वो उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा अनाउंस करता है, तो वो उसको ज़्यादा पे करना पड़ती है। तो इस तरीके से ये जो इंग्लिश मॉडल है, अपवर्ड मॉडल है, फॉरवर्ड ऑक्शन मॉडल है, जो तीनों सिमिलर एक ही चीज़ के 3 नाम हैं। तो इस मॉडल के अंदर ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने पढ़ी हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इस मॉडल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और 2 हमने ड्रॉबैक जो देखे बिडर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, अभी इस सेशन के अंदर इतना ही। अगला जो हमारा अगले नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हमारा होगा टॉपिक दैट इज़ अ रिवर्स, और रिवर्स या डाउनवर्ड और डच ऑक्शंस भी उसको कहते हैं। ये तीनों नाम है उसके। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।